अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, पाकिस्तान का मसला पता क्या है? हमारे पास लीडरशिप नहीं है। इस पार्लियामेंट में हुकूमती बेंचेस पर जितने लोग बैठे हैं, किसी में इतनी काबिलियत नहीं है कि पाकिस्तान को मईशत के इस क्राइसिस से निकाल सके। मैं आपके सामने ना एक एग्जाम्पल रखूंगा और फिर हम ये जो एक मफामत का जवाब दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इसका जायजा लेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ से जबरदस्त किस्म की साजिश जो है वो की जा रही है हुकूमत की तरफ से, और कुछ ऐलानात किए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या हिकमत अमली तय की है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, मैं सुन रहा था मुसद्दिक मलिक साहब को, उन्होंने कहा जी कि हमने शहबाज शरीफ साहब ने इधर से हल्फ उठाया और 3 घंटों के अंदर अंदर FBR की मीटिंग होती है और कुछ अहकामात उन्होंने जारी कर दिए। अच्छा, आपको अगर याद हो ना, ये कुछ बरस पहले की बात है। खान साहब चीख चीख कर थक गए कि आप जब तक पाकिस्तान की आवाम को जो टैक्स का मामला है ना इस सर्कल के अंदर नहीं लेकर आएंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क के अंदर जो लोग टैक्स देते हैं उनकी तादाद क्या है, और जो लोग टैक्स नहीं देते उनकी तादाद लाखों में है। तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? बरतानिया का मॉडल जो है उन्होंने कई बार रखा। हम तो इस मॉडल को रोजाना जो है वो हमारी आंखों के सामने सिस्टम के अंदर जो पेनिट्रेशन है इस मॉडल की, वो हम देखते हैं कि अगर आप घर बैठ गए, रियासत मां के जैसी कॉन्सेप्ट आपके सामने मौजूद है कि रियासत से जब आप तकाजा करते हैं तो वो लब्बैक कहती है उस बुनियाद पर, क्योंकि यहां पर टैक्स कलेक्शन का निजाम बड़ा जबरदस्त किस्म का है। और जब आप हुकूमत को देते हैं तो हुकूमत आप पर फिर खर्च करती है। और जो टैक्स चोरी करता है ना, इस मुल्क में सबसे बड़ा जुर्म जो है वो टैक्स चोरी का समझा जाता है। तो आज वो जो बातें ये लोग कर रहे हैं ना, खान साहब बहुत पहले से इस पर हिकमत अमली भी तय कर चुके, काम भी शुरू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ और उनके दौर में रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन भी हुई। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत चली गई और उसके बाद जमहूरियत का जो हाल है वो आपके सामने है कि यहां पर हुकूमत कौन कर रहा है, हुकूमत किसकी है, ये किसी को मालूम नहीं। सिर्फ कुर्सियों पर आपको कुछ लोग जो है वो नजर आएंगे। व्यूअर्स, अब आपके सामने जो साजिश हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने मफामत की बात की थी, आपको याद है ना, और उन्होंने ये नारा लगाया कि हम मफामत के साथ ऑपोजिशन को कहेंगे कि आए बैठे। बिलावल ने भी कहा कि आप पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए हमारे साथ बैठे, मफामत करें। लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, अचकजई साहब के घर पर छापा पड़ता है, बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया, लाहौर में भी गिरफ्तारियां हुई, और हमने फिर इसके साथ साथ दीगर शहरों में भी जब धांधली के खिलाफ, मैंडेट चोरी के खिलाफ लोग सड़कों पर निकले तो उनके ऊपर एक क्रैक डाउन जो है वो किया गया है। तो अब इसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किन अल्फाज में दिया? व्यूअर्स, आपको बता दें कि एहतजाज, लॉन्ग मार्च के बड़े फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने एक जेल से इंतहाई अहम पैगाम, इस पैगाम के बाद जो है वो दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बात जो है वो तय कर ली है कि अब सिर्फ और सिर्फ मजामत होगी और भरपूर मजामत होगी। और ये याद रखिएगा कि ये मजामत जो है वो रियासत के खिलाफ नहीं होगी, बल्कि उन लोगों के खिलाफ होगी जो इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, और मुकम्मल तौर पे इनका मुहासरा किया जाएगा, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग हो, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो। लेकिन दूसरी तरफ से आप जो नारा सुन रहे हैं ना, जो आवाज आ रही है कि जनाब देखें ये बगावत की बात कर रहे हैं, ये रियासत पर हमला करने की बात कर रहे हैं। और मैंने नून लीग के बहुत सारे बीरबलों को यह पैगाम देते हुए देखा कि अब वक्त आ गया है कि इनको कुचलते हैं। आपने पहले भी कुचलने की कोशिश की ना, पाकिस्तान की आवाम उनके साथ खड़ी हो गई, इससे रियासत को नुकसान होता है। खुदा के लिए अपनी एक एक कुर्सी को बचाने के लिए, जो आपकी है भी नहीं, आप मुल्क को दांव पर मत लगाएं ऐसे बयान देकर। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है कि सड़कों पर मजामत होगी, असम्बली के ऐवान में भी मजामत होगी, सोशल मीडिया और हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ मजामत होगी तब तक जब तक मैंडेट वापस नहीं मिल जाता। और यह पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, बल्कि यह पॉलिसी इमरान खान के कहने पर बनाई गई। और इसका पहला नतीजा हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानात आना शुरू हो गए। शेर अफजल मरवत, अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर जो मिलने आए थे इमरान खान को और उनकी मुलाकात हुई जेल के अंदर, उन्होंने भी, वकास अकरम शेख ने पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पर बैठकर सबने एक बात की, और वो ये कहते हैं कि इस हुकूमत के साथ मफामत नहीं होगी। किसी ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया, तो लिहाजा इस साजिश को आपने रोकना है
और जो तहरीके इंसाफ को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाने की कोशिश दोबारा की जा रही है, ये मफाद परस्तों की तरफ से, आपको इसका भी खास ख्याल रखना है। क्योंकि अगर साजिश हो गई ना और ये एहसास दिलवाया गया और ये काम करवाया गया तो व्यूअर्स, पाकिस्तान तरक्की करना तो बहुत दूर की बात है, यहां पर आम जिंदगी जो है वो मुतासिर हो जाएगी। लिहाजा वो ऐलान जो शहबाज शरीफ ने मफाहमत का करके दूसरी तरफ से कार्रवाइयां की, उसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया। यानी इस हुकूमत को जो चोरी के मैंडेट पर खड़ी है, इसे तस्लीम नहीं किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने क्या बयान दिया? वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा है जी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, फौज भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं। मरकजी हुकूमत ने मैंडेट चोरी किया, यानी चोर कौन हुआ? मरकजी हुकूमत और फिर उनके वो आलाकार जिन्होंने निगरान हुकूमतों में बैठकर इन्हें फैसिलिटेट किया। और अब उन वोट चोरों के खिलाफ किसी तरह भी मफाहमत नहीं होगी। क्योंकि सवाल यह ना कि यार, आपकी जो कुर्सी है जिस पर आप बैठे हुए हैं, मैं आपके पास आकर आपको मुबारकबाद नहीं दे सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि जनाब आप सुनाए आपका क्या हाल है। बहसीत इंसान तो ये चीज हो सकती है, लेकिन जब तक उस चोरी का फैसला नहीं होगा, सजा नहीं दी जाएगी, पार्लियामेंट आगे नहीं बढ़ेगी। और इस पार्लियामेंट का वजूद जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें एक रबर स्टैम्प के से ज्यादा जो है वो नजर नहीं आएगा। व्यूअर्स, आपको ये मैं बता दूं कि अलीमा खान का भी एक बयान आया, उन्होंने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की और क्या कहा कि इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि नजरिए के ऊपर मफाहमत हो सकती है, लेकिन मैंडेट और वोट चोरी करने वालों के साथ कोई मफाहमत नहीं हो सकती। आपने अचकजई साहब को नामजद किया, यकीनन नजरिए पर मफाहमत हुई। आपने फजल रहमान साहब के पास चलकर गए, यकीनन नजरिए पर मफाहमत हुई। और आने वाले दिनों के अंदर और मजीद लोगों के साथ मफाहमत जो है नजरिए पर होगी। लेकिन जिन्होंने वोट चोरी किया और हुकूमत पर बैठकर शेरवानियां सिलवाकर और झंडे वाली गाड़ी जो है उसमें अब वो सैर करेंगे, इसके ऊपर मफाहमत जो नहीं होगी। मैं व्यूअर्स आपको बता दूं कि शेख अफजल मरवत साहब क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने तमाम MPS और MNS को वाज़ेह कहा कि असम्बली में किसी भी हुकूमती अरकान को आपने गले जो है नहीं लगाना, यानी जफ्फियां नहीं डालनी भाई, और ना ही उनके साथ आपने उठना बैठना है। इसकी वजह यह है कि पंजाब असम्बली में जी एक हाफिज फरत नून लीग के रहनुमा मलिक असद खोकर के साथ मिले और इसको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। फिर मलिक आमिर डोगर और फिर नून लीग स्पीकर मलिक अहमद खान से जो है वो मुलाकात करके आए। इस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो तनकीद उन पर की गई और ये बात इमरान खान तक पहुंचाई गई। और फिर इमरान खान ने एक तरह से पार्टी पॉलिसी जो है उसका ऐलान कर दिया कि जो हमारे मुखालफिन हैं उनके साथ हमने बगलगीर जो है वो नहीं होना। मैं आपको एक बात बताऊँ, शेख वकास अकरम साहब आज समा टीवी के ऊपर बैठे हुए थे तो काफ़ी जज्बाती नजर आए। उन्होंने कहा कि यार, जो कुछ हमारे साथ हुआ है ना, वो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं हुआ और जो लोग इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं वो किसी तरह झुकेंगे नहीं, खत्म हो जाएंगे। और उन्होंने अल्फाज भी बहुत सारे सख्त इस्तेमाल किए और यकीनन ये गम गुस्सा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ होता रहा इस मुल्क के अंदर, और आवाज उठाई है और अब ये मौका था। यानी आज का जो पार्लियामेंट का मंजर है वो 2024 यानी इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद जो है बदल चुका है। और आज ये तमाम लोग अगर बयानात जारी कर रहे हैं तो यकीनन इस बयान के पीछे पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट की ताकत है। वो ये कहते हैं कि जिन लोगों के हाथ हमारी चार दीवारी तक गए उनके हाथ जो हैं वो तोड़ देने चाहिए। हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक हमारा लीडर बाहर नहीं आएगा, चूंकि लोगों ने हमें सिर्फ इस वजह से वोट दिया कि इमरान खान पाकिस्तान में वो वाहिद लीडर है जो हालात को बेहतर कर सकता है। हमाद अजहर साहब का भी एक जी बयान आया कि ये नहीं हो सकता कि आप सियासी तमाम कार्रवाइयाँ करें और कौम के मैंडेट को चोरी किया जाए और आप हमें कहीं मूव ऑन होने का सवाल पैदा नहीं होता जब तक ये मैंडेट वोट चोरों से वापस हासिल नहीं किया जाता। ये जद्दोजहद जो वो जारी रहेगी। एक बड़ी कुर्बानी दी है जी हमाद अजहर साहब ने। ऑब्वियसली वो कहाँ हैं, वालिद मोहतरम उनके इस उम्र में असम्बली में पहुँचे ताकि जो महाज है वो संभाला जा सके और इस महाज को खाली नहीं छोड़ना और लड़ाई करनी है, जंग लड़नी है, जद्दोजहद करनी है, आप इसे जो मर्जी नाम दें। लेकिन उनके ये अल्फाज थे कोट एंड कोट के ये सीट तो हमाद की थी लेकिन आज असम्बली में वो होता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। ये पाकिस्तान में आपके मुंतखब नुमाइंदों के साथ हो रहा है।
व्यूअर्स, इसके बाद शेर अफजल मरवत ने इमरान खान का जो पैगाम है वो पहुंचाया कि अगले इतवार यानी 10 मार्च को पूरे पाकिस्तान, खास तौर पर केपी और इस्लामाबाद में इमरान खान ने तमाम MNAs को जिम्मेदारी सौंप दी है कि भरपूर एहतजाज करें और मैंडेट जब तक वापस नहीं मिलता ये एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज होगा, कोई तकरीर करेगा, तकरीर करने नहीं दी जाएगी, पॉलिसी पेश की जाएगी, वो पॉलिसी पेश नहीं हो सकेगी और यकीनन एक मुश्किल वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, बल्कि ये मुश्किल वक्त हुकूमत का शुरू हो चुका है। व्यूअर्स, कुछ अहम सवालात हैं, क्या मैंडेट वापस मिलेगा? और अभी तक ऐसा कोई इम्कान नहीं है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तमाम दरखास्तें जो है वो मुस्तरद कर दी हैं, मखसूस नशिस्तें भी वापस ले ली गई। और राना तनवीर को मैं सुन रहा था, सीना तान कर चौड़ा करके कहते हैं कि जनाब बिल्कुल जी दरखास्त हमने दी है। पहले तो माना नहीं कि हमने कोई दरखास्त नहीं दी थी, फिर उन्होंने माना कि हमने दरखास्त दी और हम इस दरखास्त देने के बाद जो फैसला हमारे हक में आ गया, यानी इन कुर्सियों पर, मखसूस नशिस्तों पर हमारा हक है और हमें यह हक जरूर मिलना चाहिए। यानी वो हक जो आज इन्हें लग रहा है, कल अगर इनके साथ ये सब कुछ हुआ तो यकीनन ये सब लोग जो हैं माजी से मुकर जाएंगे। व्यूअर्स, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर भी अभी काले बादल जो है मंडला रहे हैं। अकबर एस बाबर साहब जो हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन में से चैलेंज कर दिया और हाफिज नईम ने जितनी जिताई गई सीट जो है वो वापस की। इलेक्शन कमीशन जो है वह खामोश रहा। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन हो गए, सदर के इलेक्शन भी चंद दिनों में हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानूनी और आइनी इदारों से कोई इंसाफ की उम्मीद जो है वो नजर नहीं आ रही। फिर दूसरा रास्ता सिर्फ एक है कि एहतजाज किया जाए और लॉन्ग मार्च। अब देखना ये होगा कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कौन सा रास्ता अपनाएगी, क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद रमज़ान शुरू हो जाना है। एहतजाज का क्या बनेगा, इसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ जो है कोई अपनी पॉलिसी जो है यकीनन ज़रूर जो है वो मुरतब करेगी। व्यूअर्स, लॉन्ग मार्च करके क्या मकासद को हासिल किया जा सकता है, आने वाले दिनों में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगी कि क्योंकि अभी तो हुकूमत का हनीमून पीरियड चल रहा है ना, लेकिन उन्हें पहले दिन से ही मज़ाहमत का सामना है और ये मज़ाहमत उस निकाह की सूरत में की वजह से हो रहा है जो ये ज़बरदस्ती निकाह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुआ और दीगर जमातों को मिलाकर, और अब उन्हें इसकी कीमत जो है वो अदा करना पड़ेगी। और व्यूअर्स, आपको बता दें कि ये दास्तान है लूटने की, लुटेरों की और वारदात पे वारदात डालने वालों की। आपको व्यूअर्स बता दें कि आइन कानून रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और इलेक्शन कमीशन की वारदात पे वारदात अभी भी जारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त को मुस्तरद करने के बाद खवातीन और अकलियतों के लिए मुख्तस नशिस्तें दूसरी जमातों में तकसीम कर दी हैं। जिस तरह जंग में जीता हुआ माले गनीमत हो और उसे लोगों में तकसीम कर दिया जाए। केपी से कौमी असम्बली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 4 और JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2-2 नशिस्तें जो है वो दे दी गई हैं। कौमी असम्बली की जो अकलियत की जो नशिस्तें, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI और पीपल्स पार्टी को 1-1 नशिस्त जो है वो दे दी गई, जिसमें नीलम है, जेम्स इकबाल हैं, रमेश कुमार रुकन कौमी असम्बली जो है वो मुंतखब हो गए हैं। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जमीयत उलमा इस्लाम को 8, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 5-5 नशिस्तें, जबकि अवामी नेशनल पार्टी और PTI पार्लियामेंटेरियंस को भी 1-1 नशिस्त जो मिल गई है। वो जमात जिनके कायदीन हार गए, अब उन्हें भी खैरात में ये नशिस्तें जो है वो दे दी गई। यानी इस जमहूरियत का अगर सदका कहें ना इन तमाम नशिस्तों को, तो ये गलत नहीं होगा। फिर सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तस नशिस्तों पर कितना नुकसान होगा। आपको याद रखना है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी असम्बली में खवातीन और अकलियतों की 23 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी असम्बली में खवातीन की 20 मखसूस नशिस्तें अब उन्हें नहीं मिलेंगी, जिनमें पंजाब से खवातीन की 12, खैबर पख्तूनख्वा से 8 नशिस्तें जो है इसमें शामिल हैं, जबकि अकलियतों की 3 मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल सकेंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पंजाब असम्बली में खवातीन की 24 और अकलियतों की 3 नशिस्तें जो हैं वो नहीं मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को खवातीन की 21 मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकेंगी और अकलियतों की 4 नशिस्तें भी जो हैं वो नहीं दी जाएंगी। और इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सिंध असम्बली में खवातीन की 2 नशिस्तों से भी महरूम हो गई है। कौमी असम्बली में मौजूदा पार्टी पोजीशन भी आपके सामने रख देते हैं। मुस्लिम लीग नून 123, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 82, पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 73। इलेक्शन कमीशन ने नहीं बताया कि किस कानून के तहत ये नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों में बांटी गई, क्योंकि ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं कि इलेक्शन एक्ट में या फिर आइन की किसी शिक में कि इलेक्शन कमीशन पंजाब के मेंबर ने भी, आपको याद होगा कि यही नुक्ता उठाया भरवाना साहब ने कि ये नशिस्तें किसी और जमात में तकसीम नहीं की जा सकती। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको चैलेंज करती है तो फिर यही सवाल होगा कि कैसे ये नशिस्तें और किस कानून के तहत दूसरी सियासी जमातों में तकसीम की गई और वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्टे ऑर्डर जो है इसके ऊपर मिल सकता है। व्यूअर्स, मैं आपको ना एक खबर ये भी दे दूं कि लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है जिसमें लिखा गया है कि वो नशिस्तें किसी और को नहीं मिल सकती। ठीक है, इसके बरक्स जो है ये नशिस्तें दे दी गई, नंबर 1। इसलिए ये सवाल जो है वो पूछा जाएगा और फिर ये भी सवाल जो है वो किया जाएगा कि माजी में बाप पार्टी की नजीर आपके पास मौजूद है और बाप पार्टी को ये नशिस्तें किस कायदे और कानून के तहत जो दी गई, वहां पर इलेक्शन कमीशन और रावी जो है वो खामोश हो जाए। और फिर आपको ये भी बताएं कि शहबाज शरीफ की माइनस डार काबीना जो मनाजिर इस वक्त पाकिस्तान के टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर हम देख रहे हैं, एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें तमाम लोग मौजूद होते हैं, लेकिन जिसने पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात की, डॉलर को नीचे ले जाने की बात की, आईएमएफ को आपने आंखें दिखाई, आईएमएफ को काबू करने की कोशिश की, आईएमएफ को यह भी कहा कि आईएमएफ की बात हम नहीं मानेंगे और हम उन्हें डिक्टेट करेंगे, किसी में हिम्मत नहीं है कि वो हमें डिक्टेट कर सके। और फिर ये वही शख्सियत हैं जिनके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि कोई भी हो लेकिन डार साहब नहीं होंगे। बिलावल की ये अल्फाज हैं और फिर पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किसने किया? बिलावल ने ये कहा कि डार साहब को ये क्रेडिट जो है वो जाता है। लेकिन व्यूअर्स, इस मीटिंग के अंदर इसहाक डार साहब जो हैं वो गायब थे। इसहाक डार वज़ीर ख़जाना की दौड़ से क्या बाहर हो गए? क्योंकि इसी मीटिंग में मोहम्मद औरंगज़ेब नए वज़ीर ख़जाना के तौर पर उनका एक कलीदी किरदार देखा हमने। वो बैठे हुए थे, सिफारिशात, अपनी गुजारिशात जो हैं उनको शेयर कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, मुसद्दिक मलिक साहब टेलीविजन पर आए, उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ख़राब थी इसलिए वो नहीं आए और कुछ दिनों के अंदर वो आ जाएंगे। और क्या माजरा इतना ही सादा है जिसके बारे में मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा? व्यूअर्स, आपको बता दें कि शहबाज शरीफ साहब ने वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने के बाद जो मीटिंग की, इसमें मोहम्मद औरंगज़ेब मौजूद थे। मोहम्मद औरंगज़ेब ने नवाज शरीफ से भी मुलाकात की और इसहाक डार को वज़ारत ख़जाना के अलावा कोई और अहम वज़ारत दिए जाने का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है और वो मुमकिन तौर पर वज़ारत ख़ारजा हो सकती है। मुसद्दिक मलिक की इस बात में तस्दीक भी सामने आई। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ होने वाली मीटिंग में इसहाक डार अपनी तबीयत की खराबी की वजह से इसमें शामिल नहीं हुए और ये दुरुस्त है कि मोहम्मद औरंगज़ेब की मुआशी टीम में कलीदी हैसियत होगी। सवाल ये भी है कि इसहाक डार की वाकई तबीयत ख़राब है या सिर्फ वजारत ना मिलने की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई। और फिर ये जो बात कही जा रही है कि वो उन्हें वजारत ख़ारजा के ओहदे पर जो है वो विराजमान होंगे, तो ये भी सवाल होगा कि डार साहब में क्या ये कैपेसिटी मौजूद है कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की मईशत के साथ जो कुछ किया, जिसके बारे में जो उनके इत्तेहादी इस मौजूदा हुकूमत में उनके खिलाफ एक महाज बनाकर खड़े हुए थे, क्या वो दोबारा से अपने दौर की जो वजारत ख़ारजा है यानी बिलावल की अपने दौर का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा उसे क्या कंपेयर नहीं करेंगे इसहाक डार के साथ? और फिर आने वाले दिनों के अंदर क्या कंपैरिजन रखा जाएगा बिलावल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से? या तो वो जानबूझकर या गुस्से से इजलास पे नहीं आए, ये एक इंतहाई अहम सवाल है। क्योंकि खबर ये थी कि नवाज शरीफ ने काफ़ी कोशिश की कि इसहाक डार वज़ीर ख़जाना बने, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। और व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि उनके हवाले से एक ऑडियो भी मंजर-ए-आम पर इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। मैं उस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा, मुझे ये मालूम नहीं है कि ये ऑडियो ठीक है या गलत है, लेकिन काफ़ी गम गुस्से का इजहार किया और जिसके बारे में किया वो आपने ऑडियो नहीं सुनी तो जाके आप जरूर सर्च भी कर सकते हैं। और व्यूअर्स, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब कौन है जिन्हें इतना वेटेज जो है वो दिया जा रहा है? आपको मैं ये बता दूं कि औरंगज़ेब जो है ना, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब एक जज गुजरे हैं जी, जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे, रिटायर्ड जज हैं जी इस वक्त। और इनके बेटे मुस्तफ़ा रमदे, जिनका नाम जो है ना वो मोहसिन नकवी साहब के साथ आ रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के लिए, ये उनके वालिद हैं और ये नून लीग के बहुत करीब समझे जाते हैं और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब समझे जाते हैं। जब
ये जो जस्टिस खलील रहमान रमदे की अहलिया का इंतकाल हुआ था, तो मुझे याद है कि लाहौर के रेस कोर्स पार्क के अंदर गाड़ियां आकर रुकी। जब नमाज जनाजा का वक्त हुआ तो गाड़ियों में से जो शख्सियत बाहर आई थी वो नवाज शरीफ साहब थे और उनके साथ पूरी उनकी फैमिली मौजूद थी, जिन्होंने जस्टिस खलील रहमान रमदे के उस वक्त ये याद रखिएगा कि ये सिटिंग जज थे और नमाज जनाजा में जो है उन्होंने शिरकत की। और फिर ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जस्टिस खलील रहमान रमदे के साथ मुझे 1-2 बार ट्रैवल करने का भी इत्तफाक हुआ, और ये उन दिनों की बात है जब जो रेस्टोरेशन ऑफ डिपोज जजेस की एक तहरीक पाकिस्तान के अंदर चल रही थी, और GOR में इनके घर में हम छुप कर दाखिल हुआ करते थे पुलिस से बचकर, और ये मुशर्रफ साहब का दौर है, तो काफ़ी मुझे इत्तफाक हुआ इनकी अदालतों में रिपोर्टिंग करने का भी। और फिर जब ये माजूल जज थे तो उस वक्त इनके साथ बहुत सारी लंबी मुलाकातें भी हमारी हुई। व्यूअर्स, खलील रहमान रमदे साहब नून लीग के बहुत करीबी समझे जाते हैं, बहुत ख़ास ताल्लुक़ है इनका नवाज शरीफ साहब के साथ। तो अब ये उनके दामाद मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करने जा रहे हैं शहबाज शरीफ की टीम के अंदर। हबीब बैंक के सदर रह चुके हैं और उनका नाम निगरान वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना के लिए भी आया, और कुछ अहम मुलाकातें उन्होंने की हैं। उन्होंने ये जो मुलाकातें की ऑब्वियसली अपनी प्रपोजल्स दी हैं, लेकिन बाद में शमशाद अख्तर को भी कलमदान जो है वो दे दिया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वज़ीर ख़ज़ाना, यानी इससे पहले जब हुकूमत बनी थी तो उस वक्त भी इनका नाम लिया गया, लेकिन क्योंकि अब हुकूमत इनकी है तो ऑब्वियसली पहली प्रायोरिटी शमशाद अख्तर की बजाय मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं वो होंगे। व्यूअर्स, वफाकी काबीना में अब कौन कौन शामिल होगा ये मैं आपको बता देता हूँ कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब का नाम जो है इसमें लिया जा रहा है। एनर्जी के लिए मुसद्दिक मलिक साहब का, एहसन इकबाल जो है वज़ीर मनसूबाबंदी होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ एक बार फिर बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं, और राना तनवीर, अलीम खान, चौधरी तारिक, बशीर चीमा, चौधरी सालिक, आहद चीमा और जहांजेब खान भी काबीना का जो है वो हिस्सा होंगे। और अहम सवाल ये हैं कि जी कि इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़ज़ाना क्यों नहीं बनाया गया? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई तीसरा भी है जो समझता है कि इसहाक डार नाकाम है? और नून लीग की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि जो 4 बार हुकूमत लेने के दावेदार हैं उनके पास दूसरा कोई शख्स क्यों नहीं है, और जो ख़जाने की के हालात और मामलात को समझे और उन्हें आउटसोर्स क्यों मतलब आउटसोर्स ही क्यों नहीं करते, और आउटसोर्स से मुराद ये कि ख़ानदान से बाहर ये क्यों नहीं जाता। डार साहब जो है नवाज शरीफ साहब के करीब हैं, बहुत करीब हैं, यानी फैसलों का इख्तियार भी उनसे ये ले लिया गया, और नवाज शरीफ महज अब वो आपको अलामती तौर पर तस्वीरों में नज़र आएंगे या कभी उनका जो बयान जो है वो चल जाया करेगा। लेकिन हालात व्यूअर्स इस शख्सियत के माइनस होने के बाद ना मुझे नून लीग के जो बहुत करीब और बहुत प्यारे इनके हल्के हैं उनसे कोई अच्छे नहीं लग रहे, और यकीनन इनके नाम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाकर, रेड लाइन लगाकर जो है इन्हें साइड लाइन कर दिया गया है। लेकिन अभी भी मेरी इतलात ये है कि जोर लग रहा है कि किसी तरह इसहाक डार साहब को जो है वो इसी कुर्सी पर बिठाया जाए जिस कुर्सी पर हमेशा से वो बैठते रहे। और आखिर में आपको बताएंगे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और आर्मी चीफ का इंतहाई अहम ऐलान है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में। इसमें चंद चीज़ें जो कही गई हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। आर्मी चीफ ये कहते हैं कि आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के मैंडेट के मुताबिक तमाम तर मुश्किलात के बावजूद महफूज माहौल मुहैया करने पर फोरम ने सिविल इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के इनेकाद के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया और इससे ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी अनासिर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मुदाखलत के गैर मुसद्दका इल्ज़ामात के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। बदकिस्मती की बात यह है कि गुड गवर्नेंस, मुआशी बहाली, सियासी इस्तेहकाम और अवामी फलाह व बहबूद जैसे हकीकी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने की बजाय ऐसे मफाद परस्त अनासिर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को पसे पुश डालकर सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने में मरकूज है। गैर आइनी और बेबुनियाद सियासी
बयानबाजी और जज्बाती इश्तियाल अंगेजी का सहारा लेने की बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा, जिसके नतीजे में अमन और खुशहाली जो है वो हम पाकिस्तान में देखना चाहते हैं। 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन के मुतल्लिक दफात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और इस सिलसिले में मसखशुदा अबहाम और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिश बिल्कुल बेसूद है, जो सिर्फ मजमूम सियासी मफादात के हसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं, ताकि 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। यकीनन ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी ये आवाज़ है कि उन तमाम अनासिर को पकड़ा जाए जो इस घनौने काम में, फेल में मुलव्विस थे, जिन्होंने ये सब कुछ किया, मगर ये सब कुछ सबूतों की बुनियाद पर होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों की जमानतें हो चुकी हैं और जो सहूलतकार हैं वो कौन थे, इनका नाम भी सामने आना चाहिए और कौम इसकी मुंतज़िर है। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई के ऊपर एक पूरे का पूरा एक बयानिया अपना ज़रूर जो है वो कौम के सामने रखा कि सबूतों के साथ अगर कोई कहीं पर मौजूद है ऐसा एलिमेंट तो उसको एलिमिनेट किया जाए, उसको सामने कौम के रखा जाए ताकि किसी को आइंदा ऐसी जरूरत ना हो। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि 2 लोगों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को डिस्टेंट किया है उस बयानिए से जो बनाया जाता है रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब अपने प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ जो है वो उठाई जा रही है। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।